नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु कृपा क्लासेज इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित होगा कि अपन ने क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज़ प्रारंभ कर रखी थी, उसी सीरीज़ को अपन आज एक कदम और आगे की ओर बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें अपना जो आज टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहेगा, क्लाइमेट के ऊपर अपन बात करेंगे। भारत की जलवायु से संबंधित जो इंपॉर्टेंट PYQ हो सकते हैं, उन PYQ के ऊपर अपन विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। और उसी के साथ अपन बात करेंगे इसमें कि जो अपन जो टॉपिक देख रहे हैं, जैसे जलवायु है, कोई सा भी अदर जैसे भौतिक प्रदेश वगैरह रिलेटेड जो टॉपिक है, उन टॉपिकों को अपन क्वेश्चन आंसर के आधार पर क्या करने वाले, अनफोल्ड करने वाले। यदि आप जनरली सभी क्वेश्चनों को यदि आप लगातार देख रहे हो तो मेरे हिसाब से लगता नहीं आपको कि किसी भी टॉपिक में आपको कोई समस्या रह सकती है। और यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि रोजाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, अपन समय को ज़ाया न करते हुए अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। और पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है, जिसके अंतर्गत पूछा गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि भाई शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा का प्रकार है। शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा का प्रकार है। जब अपन भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो भारत में वर्षा जो होती है वो मुख्यतया मानसूनी प्रकार की होती है। और मानसून जो आता है भारत में वो कौन सा आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो दिशा होती है वो कौन सी होती है, दक्षिण पश्चिम दिशा होती है। अब दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आधार पर जब वर्षा होती है भारत में मुख्यतया, तो वो कहाँ पर होती है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी किनारे पर होती है। लेकिन ये जो इसका पूर्वी किनारे वाला जो भाग है, ये किस में आ जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है, जहाँ पर ग्रीष्मकालीन मानसून से वर्षा नहीं होती है। लेकिन जैसे सूर्य के दक्षिणायन होने पर जैसे ही मानसून का निवर्तन होता है, तो निवर्तन होने पर जो पवनें हैं, उन पवनों की जो दिशा है वो वापस परिवर्तित हो जाती है। और वो कौन सी दिशा में बहती है, उत्तर पूर्व दिशा में बहना प्रारंभ कर देती है। और शीतकाल की जब अपन बात करते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, तो उस समय जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है, कोरोमंडल तट पर होती है। सर्वाधिक वर्षा शीतकाल में भारत में कहाँ पर होती है, कोरोमंडल तट पर होती है। और कोरोमंडल तट पर किसके प्रभाव से होती है, या तो सीधा सीधा बोल दो उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। किससे होती है, उत्तरी पूर्वी मानसून। और उत्तरी पूर्वी मानसून को ही क्या कहा जाता है, लौटता हुआ मानसून। क्या कहा जाता है, लौटता हुआ मानसून की इसे संज्ञा दी जाती है। तो लौटते हुए मानसून से, शीतकालीन मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, कोरोमंडल। और कोरोमंडल तट जो है ये कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु के अंतर्गत पड़ता है। क्योंकि इन पवनों से आर्द्रता होती क्यों है, क्योंकि जब ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आती है तो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता को क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। और तमिलनाडु तट जैसे कोरोमंडल तट पर पहुँचती है तो यहाँ पर अवरोध उत्पन्न होने की वजह से इनसे क्या होती है, वर्षा। जबकि इन्हीं क्षेत्रों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती है, क्योंकि ये इसके कौन से क्षेत्र में आते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र या रेन शैडो एरिया के अंतर्गत आते हैं। तो सीधी सी अपन को बात करनी, शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली जो वर्षा है वो किस प्रकार की है। अब अपन ने ये तो देख लिया भाई वर्षा होती है शीतकाल में, लेकिन अपन को प्रकार बताना है, कैसी है, चक्रवातीय है, संवहनीय है, पर्वतीय है, या फिर कैसी है, प्रति चक्रवातीय वर्षा है। तो शीतकाल के समय यहाँ पर जो वर्षा होती है वो किस प्रकार की होती है, चक्रवातीय वर्षा होती है। जनरली जो वर्षा होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो कौन सी होती है, संवहनीय, दूसरी कौन सी होती है, पर्वतकृत, और तीसरी वर्षा कौन सी होती है, चक्रवातीय वर्षा होती है। जब किसी भी स्थान पर संवहन तरंगे ऊपर की ओर उड़ती है और ऊपर उठकर शीतल होकर संघनन की प्रक्रिया करके जब वर्षा करती है तो वो वर्षा क्या कहलाती है, संवहनीय वर्षा होती है। एक होती है पर्वतकृत, जब किसी भी मानसूनी पवन या आर्द्रतायुक्त पवन के मार्ग में यदि कोई अवरोध उत्पन्न कर दे पर्वत श्रेणी, तो उससे टकराकर जैसे ये ऊपर की ओर उठेगी तो यहाँ पर जो वर्षा होगी वो कौन सी होगी, पर्वतकृत वर्षा। और तीसरी होती है चक्रवातीय, जब दो विपरीत स्वभाव की वायुराशियों के आपस में मिलने से जब गर्म वायुराशि क्या होती है, ऊपर की ओर उठ जाती है। तो इस प्रकार जो वर्षा होती है वो कौन सी होती है, चक्रवातीय वर्षा। और तमिलनाडु में कौन सी वर्षा होती है, चक्रवातीय। कब, शीतकाल के समय। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया गया है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं के पहुंचने के आधार पर सही क्रम कौन सा है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं के पहुंचने के आधार पर, कि भाई 4 ऑप्शन दिए गए अपने पास, उसमें अपन को देखना है कौन से स्थान पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन सबसे पहले आती है और कहाँ पर सबसे लास्ट में पहुँचती है। तो जनरली जब अपन इसकी बात करें तो ऑप्शन के आधार पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उस ऑप्शन के आधार पर जब अपन देखते हैं, ठीक है। अब इसमें 4 ऑप्शन है, एक तो कौन सा है, कोलकाता। यहां पर तो आ गया कोलकाता। एक ऑप्शन दिया गया क्या, तिरुवनंतपुरम। एक कौन सा है, तिरुवनंतपुरम। एक ऑप्शन दिया गया क्या, नागपुर।
और एक ऑप्शन जो दिया गया है वो क्या है, अहमदाबाद। एक कौन सा है, अहमदाबाद। तो भारत में जो मानसून का आगमन होता है उस आगमन की जब अपन बात करते हैं, भारत में मानसून के आगमन की जो तिथि है वो जनरली अपन को कहाँ पर बताते हैं, सबसे पहले अंडमान निकोबार में, जो कितनी तारीख को आ जाती है, 25 मई को। सबसे पहले मानसून का आगमन कहाँ पर होता है, अंडमान निकोबार में होता है। लेकिन इसके बाद में भारत की मुख्य भूमि के ऊपर जो मानसून का आगमन होता है वो कहाँ पर होता है, केरल में। कहाँ पर होता है, केरल में। तो सबसे पहले जो मानसून का आगमन होता है वो सबसे पहले कहाँ पर होता है, केरल में, यानी कि कौन से स्थान पर, तिरुवनंतपुरम में। इसके पश्चात जो मानसून है सबसे पहले सीधा इधर से आगे की ओर लौटता हुआ, यानी कि बंगाल की खाड़ी जो शाखा है वो इधर चली जाएगी और सेकंड नंबर पर वर्षा कहाँ पर होगी, कोलकाता में। सेकंड नंबर पे कहाँ पर हो जाएगी, कोलकाता में। उसके बाद में जो मानसून पहुँचेगा कहाँ पर पहुँचेगा, नागपुर में, तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे जो पहुंचता है कहाँ पर, अहमदाबाद। यानी कि 25 मई को कहाँ जाता है, अंडमान निकोबार में। 1 जून को लगभग कहाँ पहुंच जाता है, केरल के तट, यानी कि मालाबार तट के ऊपर। 5 जून के आसपास कहाँ पर आ जाता है, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। 10 जून के पास में आ जाता है महाराष्ट्र, यानी कि नागपुर वाले क्षेत्र में। 15 जून के आसपास कहाँ आ जाता है, नर्मदा और ताप्ती की घाटी में आ जाता है। और उसके बाद में जो है लगभग 1 जुलाई के आसपास कहाँ पर आ जाता है, राजस्थान के दक्षिणी भाग में प्रवेश कर जाता है। और 15 जुलाई को कहाँ पहुँच जाता है, जैसलमेर में। और पूरे भारत को कवर करने में इसको लगभग 1.5 महीने का समय लग जाता है। तो पहले नंबर पर कौन आया, तिरुवनंतपुरम, उसके बाद में कोलकाता, उसके बाद में नागपुर, उसके बाद में अहमदाबाद। तो अपना जो कूट बनने वाला है वो क्या बनेगा, इसमें सेकंड ऑप्शन अपना इसमें क्या रहने वाला है, राइट रहने वाला। बस सबसे पहले कहाँ जाएगी, तिरुवनंतपुरम, फिर कहाँ पर, कोलकाता, फिर कहाँ पर, नागपुर, और फिर कहाँ पर आ जाएगी, अहमदाबाद। यानी दक्षिण से ऊपर की ओर चलने पर जैसे जैसे नगरों की अवस्थिति आती जाएगी, वर्षा का जो प्रवाह है या फिर जो मानसूनी पवनों का आगमन है वो उसी के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता चला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है। पूछा गया है, नीचे दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए और भारत के रेखांकित भाग में वार्षिक वर्षा का माध्य कितने से कितने तक घटता बढ़ता है। वार्षिक वर्षा का जो माध्य है, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र दिया गया है, इस वाले क्षेत्र में अपन को वर्षा की क्या बतानी है, परिवर्तनशीलता बतानी है कि भाई वर्षा का जो अंतर रहता है यहाँ पर कितने से कितने तक रह सकता है। तो जनरली जब अपन बात करते हैं भाई यहाँ पर जो है लगभग यहाँ पर स्थान पड़ता है कौन सा, प्रयागराज। कौन सा पड़ता है, प्रयागराज। और प्रयागराज के पास से जो गुजरती है वो गुजरती है 100 सेंटीमीटर समवृष्टि रेखा। कौन सी गुजरती है, 100 सेंटीमीटर समवृष्टि रेखा। यानी कि इस स्थान के इधर वाले भाग पर वर्षा क्या होती है, 100 सेंटीमीटर से अधिक है। और प्रयागराज के इधर वाले भाग पर कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर से कम होती है। तो जनरली अपन चारों कूटों के आधार पर यदि अपन देखते हैं तो इसमें पहले में दिए गए 100 से 150, सेकंड पे दिया गया 150 से 200, थर्ड में दिया गया 200 से 250 और यहाँ पर दिया गया 250 से 300। तो इसके आधार पर जो अपन ने एग्जाम्पल दिया कि भाई प्रयागराज से कौन सी गुजरी, 100 सेंटीमीटर समवृष्टि रेखा। तो इसके आसपास वाला जो क्षेत्र होगा वो भी इसी के आसपास वाला होगा। और 100 वाला जो है अपन को एक ही वर्ग में दिख रहा है, केवल कौन से में, 100 से 150 से सेंटीमीटर। तो इस रेखांकित भाग में जो वर्षा की परिवर्तनशीलता, ये जो घटत बढ़त जो पाई जाती है कि उच्चतम कितने पर जा सकता है, न्यूनतम कितने पर रह सकता है। तो उच्चतम कितने पर जा सकता है, 150 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है, राइट रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम निम्न में से किस राज्य में स्थित है। जब अपन मौसिनराम की लोकेशन की बात करते हैं तो जनरली इस प्रकार से जो स्थिति रहती है, और यहाँ पर ये पठार पड़ता है कौन सा, शिलोंग का पठार। और शिलोंग के पठार पर जो है 3 पहाड़ियाँ, और उन 3 पहाड़ियों में बीच वाली पहाड़ी पड़ती है कौन सी, खासी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी पड़ती है, खासी पहाड़ी। बीच वाले भाग पर 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जैंतिया। गारो सबसे पश्चिम में है, जैंतिया सबसे पूर्व में है, और मध्यवर्ती भाग में कौन सी है, खासी पहाड़ी। इसी खासी पहाड़ी के एक किनारे पर तो कौन है, चेरापूंजी। कौन है, चेरापूंजी। और एक किनारे पर कौन आता है, मौसिनराम। कौन आता है, मौसिनराम। ठीक है, कभी आगे मौसिनराम हो जाता है, कभी कौन हो जाता है, चेरापूंजी। वर्तमान में सबसे आगे कौन है, मौसिनराम। यहाँ पर उच्च वर्षा होने का कारण क्या है, जैसे ही बंगाल की खाड़ी मानसूनी पवनें आती है तो चूंकि इन पहाड़ियों की जो आकृति है वो थोड़ी ऐसी शेप में है जिसे अपन बोलते हैं कीपाकार शेप। कैसी आकृति है, कीपाकार शेप में है। अब कीपाकार शेप होने का मतलब क्या है, नीचे का आधार जो है वो सकरा है और शीर्ष कैसा है, चौड़ा है। अब जैसे ही बंगाल की खाड़ी मानसूनी पवन आएगी तो इनसे टकराकर उनको सीधा ऊपर उठना पड़ता है, और जैसे ही सीधा ऊपर उठेगी तो इन 2 पर्वतश्रेणियों के बीच में यहाँ पर बादल बनकर यहाँ पर बादल फंस जाते हैं, और बादल फंसने की वजह से जब लगातार नीचे से आर्द्रता जाती है तो बादल उसी आर्द्रता को क्या छोड़ देते हैं, नीचे। इस कारण से खासी पहाड़ी के दोनों किनारों पर क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा की प्राप्ति होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा वर्षा कौन प्राप्त करता है, मौसिनराम, जहाँ पर लगभग 1187 सेंटीमीटर
पास में वर्षा दर्ज की गई है, जो वर्षा विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान माना जाता है। तो ये कहाँ पर पड़ रहा है? मेघालय में। और मेघालय में भी पूछ ले तो फिर कहाँ पर बताना आपको? शिलोंग का पठार। कौन से पठार पर है? शिलोंग के पठार। और शिलोंग के पठार पर भी पूछ ले तो फिर कौन से पहाड़ी पर है? खासी पहाड़ी पर। कौन है? मौसिनराम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? निम्न में से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? नीलगिरी करता है, खासी पहाड़ी करती है, सतपुड़ा करता है, या फिर पश्चिमी घाट करता है? जब ये अपने जस्ट अभी पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो इसी पर रिलेटेड था कि भाई सबसे ज़्यादा जो वर्षा प्राप्त करता है कौन सा स्थान करता है? भाई यहाँ पर वर्षा प्राप्त करता है मौसिनराम। कौन करता है? मौसिनराम। और मौसिनराम जो है वो कहाँ पर पड़ता है? मेघालय में। कहाँ पर पड़ता है? मेघालय में। और मौसिनराम कौन सी पहाड़ी पर बताई थी अपन ने? अभी बताई थी खासी पहाड़ी पर। तो सबसे ज़्यादा वर्षा जो है कौन प्राप्त करती है? खासी पहाड़ी प्राप्त करती है। यदि इनमें भी यदि अपन कंपैरिजन कर ले तो सबसे ज़्यादा वर्षा कौन सी पहाड़ी कर रही है? खासी पहाड़ी। इसके बाद में यदि अपन बात करना चाहिए तो सेकंड नंबर पे वर्षा कौन प्राप्त करती है? पश्चिमी घाट का पश्चिमी किनारा। ठीक है। उसके बाद में यदि थर्ड नंबर पे अपन बात करना चाहिए तो थर्ड नंबर पे वर्षा प्राप्त कौन करती है? नीलगिरी। और फोर्थ नंबर पे वर्षा प्राप्त कौन करती है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? खासी पहाड़ी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें पूछा गया है, अरब सागर शाखा के मानसूनों की दिशा होती है। अरब सागरीय जो मानसूनी पवनिया जो मानसूनी शाखा होती है उसमें पवनों की दिशा होती है। अब जनरली भारत में जो मानसून आता है उस मानसून को अपन नाम देते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कौन सा मानसून आता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अब ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है ये भारत के दक्षिणतम छोर जिसको अपन ने बोला है कुमारी अंतरीप। ठीक है। इस कुमारी अंतरीप से टकराकर दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग तो इसका कहाँ पर आ जाता है? अरब सागर में। और एक भाग इसका जो है वो कहाँ पर चला जाता है? बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। अब एक भाग इसका जो अरब सागर में पहुँच गया, ठीक है, एक भाग तो कहाँ पहुँच गया? अरब सागर में। और एक भाग कहाँ चला गया? बंगाल की खाड़ी में। अब अपन को दिशा की बात करें कौन सी दिशा में चल रही है? अब ये जो पवन है इस डायरेक्शन में चल रही है और इस पवन को जैसे अपन चार भागों में डिवाइड करेंगे तो ये वाली लोकेशन निकल के आनी है। और ये वाली कौन सी है? ये है साउथ वेस्ट। और ये कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट। तो अपन क्या बोल सकते हैं? इसे अपन बोल सकते हैं कौन सी? दक्षिण पश्चिम से किधर जा रही है? उत्तर पूर्व की ओर जा रही है। किधर जा रही है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जा रही है। यानी कि दिशा कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम। अब यहाँ पर बात करें उत्तर पश्चिम, नहीं चल रही क्योंकि उत्तर पश्चिम में तो लू चलती है। दक्षिणी छोर से पश्चिमी छोर की ओर, दक्षिणी छोर से पश्चिमी छोर की ओर, बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दक्षिण पूर्व दिशा, जिन्हें दक्षिण पूर्व दिशा में कोई पवन नहीं चल रही और इनमें से कोई नहीं। तो अपना राइट आंसर क्या रहने वाला है? बी ऑप्शन इसमें अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून कब समाप्त होते हैं? भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून कब समाप्त होते हैं? तो जनरली जब अपन बात करते हैं भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की, तो ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है इसका जो समापन हो जाता है, तो जनरली अपन को बात करनी है भारतीय मानसून के निवर्तन की। और भारतीय मानसून का जो निवर्तन होता है वो सबसे पहले कहाँ से होता है? जैसलमेर से होता है, जो लगभग जो है कब? लगभग 15 सितंबर के आसपास क्या होता है? भारत की मुख्य भूमि से लौटना क्या कर देता है? प्रारंभ कर देता है। और उसके बाद में 1 अक्टूबर तक जो है वो यहाँ तक पहुँच जाता है। 1 अक्टूबर तक जो है वो भारत की मुख्य भूमि के अंतर्गत जो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है उससे बाहर निकल जाता है, गुजरात से बाहर निकल जाता है। उसके बाद में जैसे अपन आगे की ओर चलते हैं तो यहाँ पर जो है 1 नवंबर की जब अपन बात करते हैं तो 1 नवंबर को यहाँ से निकल जाता है। और उसके बाद जब अपन 15 नवंबर की बात करते हैं तो 15 नवंबर को मानसून यहाँ से निकल जाता है। और सबसे लास्ट में जो यहाँ से निकलता है वो कब निकलता है? 1 दिसंबर को भारत के सबसे दक्षिणतम छोर से मानसून बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब समाप्त होते हैं? तो लास्ट में तो कब समाप्त हो रहे हैं? दिसंबर में हो रहे हैं। लेकिन ज़्यादा प्रभावशीलता है, मैक्सिमम भारत जो है वो कब कवर हो रहा है? नवंबर महीने में। तो सबसे मुख्यतः जो निकास है वो कौन से महीने में हो जाता है? दिसंबर में, नवंबर में। दिसंबर वाले भाग में केवल कहाँ पर वर्षा करता है? तमिलनाडु वाले भाग में, सबसे दक्षिणी छोर पर वर्षा करता है। तो मुख्यतः जो निकास है वो कौन से महीने में हो जाता है? नवंबर में भारत से मानसून का क्या हो जाता है? निकास हो जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य सिर के ऊपर कभी लंबवत नहीं चमकता है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य सिर के ऊपर यानी कि बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में कब लंबवत नहीं चमकेगा? कौन सा स्थान ऐसा होगा जहां पर कभी लंबवत नहीं चमक रहा? तो जब अपन जनरली बात करें इसकी तो इनकी अपन को लोकेशन के आधार पर इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अब सबसे पहले अपन बात करें कि भाई ये जो दिए गए स्थान है
इन दिए गए स्थानों के अंतर्गत जब अपन बात करते हैं तो एक तो कौन सा है, दिल्ली। तो दिल्ली तो लगभग यहाँ पर आ जाएगा। दिल्ली के बाद में सेकंड जो है वो कौन सा है, चेन्नई। तो चेन्नई यहाँ पर आ जाएगा। चेन्नई के बाद में कौन है, भोपाल। तो भोपाल एमपी में यहाँ पर आ जाएगा। अगला कौन सा है, मुंबई। तो मुंबई महाराष्ट्र में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब भारत से जो कर्क रेखा है वो यहाँ से गुजर रही है। ठीक है, यानी कि इसमें अपन को पता क्या चल रहा है कि जो स्थान कर्क रेखा पर अवस्थित होते हैं उन पर तो वर्ष में एक बार सूर्य क्या होता है, लंबवत चमकता है। लेकिन जो स्थान कर्क रेखा से कहाँ पर है, दक्षिण में, तो उन पर क्या होता है, सूर्य वर्ष में 2 बार, एक बार तो आते समय और एक बार वापस से जाते समय। यानी कि मुंबई और चेन्नई पर तो क्या होगा, वर्ष में 2 बार चमकेगा। भोपाल में क्या होगा, वर्ष में 1 बार चमकेगा। लेकिन बच गया कौन, दिल्ली। चूंकि सूर्य का लंबवत आभासी प्रकाश दिल्ली वो कर्क रेखा से ऊपर जाता ही नहीं, तो कर्क रेखा से ऊपर जब नहीं जाएगा तो कर्क रेखा से ऊपर जितने भी स्थान आएंगे उन स्थानों पर कभी भी सूर्य का लंबवत प्रकाश नहीं पड़ेगा। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली में कभी भी सूर्य का लंबवत प्रकाश नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, भारत में किस स्थान का न्यूनतम तापमान -28.3 डिग्री सेल्सियस व अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचे जाता है। यानी कि इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की गई है। बाकी यदि अपन इसको ध्यानपूर्वक देखते हैं तो इजी सा क्वेश्चन है। मतलब इसमें कहना क्या चाह रहा है कि -28.3 डिग्री तक चला गया। मतलब भारत में सबसे ठंडा स्थान जहां पर सबसे अब तक का कम तापमान दर्ज किया गया कौन सा हो सकता है, कुल्लू। और कुल्लू कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। श्रीनगर कहाँ पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। लेह जो है ये कहाँ पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। और शिमला कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। तो भारत का सबसे ठंडा स्थान जो माना, सीधी सी बात है, किसको माना गया है, लेह को माना गया है, जो सबसे शुष्क और साथ साथ सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। तो राइट आंसर अपना क्या होगा इसमें, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए। मानसून पूर्व की वर्षा की बात हो रही है और इसमें अपन को सुमेलित करना है कौन सी मानसूनी पूर्व वर्षा को कहाँ पर किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें पहला दिया गया आम्र वर्षा, जो कहाँ पर है, ओडिशा। आंधी कहाँ पर, उत्तर प्रदेश। काल बैसाखी कहाँ पर, पश्चिमी बंगाल में। और लू उत्तरी पश्चिमी भारत में। तो जनरली जब अपन बात करते हैं भारत में जो वर्षा होती है उस वर्षा की मुख्य प्रभावशीलता होती है मानसूनी वर्षा की। लेकिन कभी कभार क्या होता है, उच्च तापमान और न्यून वायुदाब की वजह से मानसून पूर्व भी क्या हो जाती है, वर्षा होना प्रारंभ हो जाती है। उसे कहा जाता है मानसून पूर्व की वर्षा। अब ये जो मानसून पूर्व की जो वर्षा होती है इसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे ये वर्षा कहाँ पर आ गई, केरल में। तो केरल में यदि ये होती है तो इसे कहा जाता है क्या, चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। केरल में क्या कहा जाता है, चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। यदि यही कहाँ पर हो गई, इधर केरल कर्नाटक वाले भाग में, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कॉफ़ी वर्षा। क्या कहा जाता है, कॉफ़ी वर्षा। यदि यही कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में हो गई तो इसे क्या कहा जाता है भाई, आम्र वर्षा कहा जाता है। यदि यही कहाँ पर हो गई, पश्चिम बंगाल में हो गई तो इसे क्या कहा जाता है, काल बैसाखी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में क्या कहा जाता है, काल बैसाखी। यदि यहीं असम और अरुणाचल प्रदेश में हो गई तो इसे कहा जाता है बोर्डो चिल्ला। क्या कहा जाता है, बोर्डो चिल्ला। और यदि यही उड़ीसा वाले क्षेत्र में हो गई तो इसे कहा जाता है क्या, नॉर्वेस्टर। क्या कहा जाता है, नॉर्वेस्टर। और ये यदि राजस्थान में हो गई तो राजस्थान में इसे कहा जाता है दोंगड़ा। राजस्थान में क्या कहा जाता है, दोंगड़ा। अब अपन को पता चल गया भाई लू जो है ये तो कहाँ पर चलती है, पश्चिमी भारत में। उत्तरी पश्चिमी भारत में ग्रीष्म काल के समय चलने वाली शुष्क स्थानीय पवनों को क्या कहा जाता है, लू। सत्य बात है। काल बैसाखी कहाँ कहा जाता है, पश्चिमी बंगाल में। ग्रीष्म काल के समय उत्तर प्रदेश में तीव्र वेग के साथ धूल भरी पवनों को क्या कहा जाता है, आंधी। और आम्र वर्षा जो है, आम्र वर्षा तो कहाँ कहा जाता है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। जबकि यहाँ क्या दिया गया है, ओडिशा। जबकि ओडिशा में तो क्या कहलाती है, वो नॉर्वेस्टर कहलाती है। क्या कहलाती है, नॉर्वेस्टर। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें क्या रहने वाला, अपना राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, स्थानीय आयोजना के लिए कृषि जलवायु क्षेत्रों की प्रस्तावना किसने दी है। स्थानीय आयोजना मतलब पर्टिकुलर सभी क्षेत्रों के स्थानीय व आर्थिक व प्रादेशिक विकास हेतु कृषि जलवायु प्रदेशों के विभाजन के लिए किसने प्रस्तावना प्रस्तुत की है। तो इसमें दिया गया भारतीय योजना आयोग ने, पर्यावरण मंत्रालय ने, कृषि मंत्रालय ने, या फिर ग्रामीण एवं नगरीय योजना संस्थान ने। तो इसके लिए कौन प्रस्तावना दी है, भारतीय योजना आयोग। किसने दी है, भारतीय योजना आयोग के द्वारा ही कृषि जलवायु प्रदेशों का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पूछा गया है भारत के निम्नांकित मानचित्र में डी द्वारा प्रदर्शित मानसून प्रत्यावर्तन की तिथि है। डी द्वारा प्रदर्शित स्थान के लिए मानसून प्रत्यावर्तन की तिथि है। तो इसमें ए, बी और सी और उसके बाद में सबसे लास्ट में क्या है, डी है। तो यदि ए की अपन बात करते हैं तो यहाँ पर जो मानसून है वो कितनी तारीख को निकल जाता है, 1 नवंबर के आसपास यहाँ से मानसून निवर्तित हो जाता है। यदि बी और सी की बात करें तो बी और सी वाले भाग में जो तिथि आती है वो लगभग कौन सी आती है, 15 नवंबर की आती है। कौन सी आती है, 15 नवंबर। और यदि अपन डी की बात करते हैं तमिलनाडु वाले क्षेत्र की, तो यहाँ पर मानसून निकलता है लगभग 1 दिसंबर के आसपास। तो यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, 1 दिसंबर अपना क्या होने वाला है, राइट होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में राइट आंसर क्या हो गया, 1 दिसंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें पूछा गया है पश्चिमी घाट पर्वतमाला के पूर्वी भाग में वृष्टि छाया प्रदेश होने का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। पश्चिमी घाट पर्वतमाला के पूर्वी भाग में वृष्टि छाया प्रदेश होने का, ये जो अपन जनरली बात करें ये अपना भारत का है कौन सा, प्रायद्वीपीय भाग। और प्रायद्वीपीय भाग की जब अपन बात करते हैं तो इस प्रायद्वीपीय भाग के अंतर्गत ये वाला जो भाग है यहाँ पर पड़ता है कौन, पश्चिमी घाट। कौन है यहाँ पे, पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट से आकर टकराती है क्या, मानसूनी पवन। जब किसी भी पर्वत श्रेणी, अब ये कोई पर्वत श्रेणी, इसके 2 भाग है, जिस भाग से पवन आकर टकराएगी ये भाग तो क्या कहलाएगा, ये तो कहलाता है पवनमुखी। ये तो क्या कहलाता है, पवनमुखी। और जिससे आके नहीं टकरा रही है ये भाग कहलाता है क्या, ये कहलाता है पवन विमुखी। क्या कहलाता है, पवन विमुखी। अब जैसे ही मानसूनी पवन आकर इस पर्वतीय भाग के पवनमुखी भाग से टकराएगी तो टकराकर इसी के सहारे सहारे क्या होगी, ऊपर की ओर उठेगी। और मानसूनी पवनों या आर्द्रतायुक्त पवनों के ऊपर उठने के परिणाम तापमान में कमी, वायुदाब में कमी, एडियाबैटिक प्रोसेस की वजह से संघनन की प्रक्रिया होकर बादलों का निर्माण क्या हो जाएगा, प्रारंभ। और यहीं पर वर्षा क्या हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी, जिसको अपन बोल देंगे पर्वतकृत वर्षा। लेकिन जैसे ही इन पवनों की आर्द्रता यहाँ पर खत्म हो जाएगी तो ये मानसूनी पवनें जो है ये हल्की होकर क्या होगी, दूसरे किनारे पर उतरेगी। और जैसे ही दूसरे किनारे पर ऊपर से नीचे कोई पवन उतरती है तो ऊपर से नीचे वायुमंडल की सघनता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और उस वायुमंडल की सघनता के कारण क्या होता है कि भाई इस पवन के तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि। और इसमें आर्द्रता धारण करने की क्षमता में क्या हो जाती है, वृद्धि। जिससे इस वाले भाग में बादल तो बनेंगे लेकिन यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। और जहाँ पर बादल बने लेकिन वर्षा नहीं हो वो क्षेत्र कहलाता है पवनों का वृष्टि छाया क्षेत्र होता है, जो कहाँ पर मिलता है, पश्चिमी घाट के पूर्वी किनारे पर, यानी कि इस वाले भाग की अपन बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर निम्न में से कौन सा है, विरल वनस्पति की वजह से वृष्टि छाया क्षेत्र है, आर्द्रता में वृद्धि की वजह से वृष्टि छाया क्षेत्र है, तापमान में वृद्धि की वजह से, या फिर मंद ढाल की वजह से। तो सीधी सी बात है क्या हो गया, तापमान में वृद्धि। क्योंकि जब भी पवन ऊपर से नीचे उतरेगी तो विरल से सघन वायुमंडल में आएगी और घर्षण के कारण तापमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि, जिससे आर्द्रता धारण करने की क्षमता में क्या हो जाती है, वृद्धि। और उससे वर्षा में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो राइट आंसर अपना क्या हो गया, सी ऑप्शन इसमें क्या रहने वाला है, राइट रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें पूछा गया है अल नीनो संबंधित है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करें अल नीनो। अल नीनो क्या है भाई, ये है एक अस्थायी गर्म धारा। अल नीनो क्या है, एक अस्थायी गर्म धारा। और अस्थायी गर्म धारा कहाँ पर चलती है, ये चलती है प्रशांत महासागर में। कहाँ पर चलती है, प्रशांत महासागर में चलने वाली क्या है, अस्थायी गर्म धारा है। कौन है, अल नीनो धारा। ठीक है, और इसे जो है सामान्य रूप से क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है भाई क्राइस्ट शिशु। क्या कहा जाता है, इसे क्राइस्ट शिशु की संज्ञा दी जाती है। और क्राइस्ट शिशु क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो होती है वो कब होती है, 25 दिसंबर के आसपास से होती है। कब होती है, 25 दिसंबर के आसपास होती है। तो इस कारण से इसे क्या कहा जाता है, क्राइस्ट शिशु। अब अल नीनो अस्थायी धारा है, इसका संबंध कौन से महासागर से, प्रशांत महासागर में। तो जनरली जब प्रशांत महासागर में इसके स्थान पर जब अपन बात करते हैं तो वहाँ पर बहती है कौन सी, पेरू या हम्बोल्ट की धारा बहती है। कौन सी बहती है, पेरू या हम्बोल्ट की धारा बहती है। लेकिन जैसे अपन बात करते हैं कि भाई जैसे ये विषुवत रेखा और इसके सहारे सहारे जो प्रति विषुवतीय धारा प्रवाहित होती है, कौन सी, प्रति विषुवतीय धारा जो प्रवाहित होती है, यह सामान्यतः इक्वेडोर के पास में जाके क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इस कारण से यहाँ पर उस समय जो धारा चलती है वो कौन सी चलती है, पेरू या हम्बोल्ट की धारा, जो कैसी है, ठंडी धारा। अब ठंडी धारा जब प्रशांत महासागर के पूर्वी किनारे पर चलती है तो तापमान को घटाएगी और वायुदाब को क्या करेगी, बढ़ाएगी।
जबकि इसी समय ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी किनारे पर यहाँ पर चलती है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा, जो कैसी है, गर्म धारा है। तो गर्म धारा है तो तापमान को बढ़ाएगी और वायु दाब को क्या कर देगी, कम कर देगी, जिससे यहाँ पर हाई प्रेशर और यहाँ पर क्या बन गया, लो प्रेशर। अब पवन किधर चलेगी, अब चलेगी प्रशांत महासागर के पूर्वी किनारे से पश्चिमी किनारे की ओर, और जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर आएगी, यहाँ के ठंडे जल या शीतल जल को कहाँ पर लेके जाएगी, पश्चिमी किनारे की ओर। और यहीं पर पड़ती है सोंडा और मलक्का जल संधि। उस सोंडा और मलक्का जल संधि से ठंडा जल कहाँ प्रवेश कर गया, हिंद महासागर में। और जैसे हिंद महासागर में प्रवेश किया तो यहाँ के तापमान को क्या करेगा, घटाएगा, और वायु दाब को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और जैसे वायु दाब बढ़ेगा, चूंकि यहीं पर अपना विद्यमान है कौन, भारत, और भारत में मानसूनी पवनों का शीघ्रता से क्या हो जाता है, आगमन हो जाता है, और भारतीय मानसून क्या हो जाता है, सक्रिय। इस घटना को तो अपन बोलते हैं क्या, लानिनो। इसको तो क्या बोलते हैं, लानिनो। लेकिन लगभग 2.5 से 3.5 वर्षों के पश्चात कौन सक्रिय हो जाती है, अलिनो। जो ये जो प्रति विषुवतीय धारा है ये ज़्यादा क्या हो जाती है, प्रभावी, तापमान में वृद्धि होने के कारण। ठीक है, अब जैसे ही ज़्यादा प्रभावी होगी तो इसका अगर विस्तार हो जाएगा और पेरू की धारा का बहना क्या हो जाएगा, बंद। जैसे ही पेरू की धारा बहना बंद हो गई तो मतलब गर्म धारा बहने लगी, तापमान को बढ़ाएगी और वायु दाब को क्या कर देगी, घटा देगी। अब इस कंडीशन में होना क्या है भाई, जो पवन पहले किधर आ रही थी, पूर्व से पश्चिम आ रही थी, अब पवन किधर जाएगी, अब जाएगी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, और एंडीज पर्वतश्रेणी के पास में जाकर क्या करती है, मूसलाधार वर्षा। लेकिन इस कंडीशन में भारत में हिंद महासागर में शीतल जल का प्रवेश हुआ नहीं, तो भारत में जो है वायु दाब में उच्च वायु दाब का केंद्र विकसित नहीं हो पाता है, और भारतीय वर्षा जितना सक्रिय होनी चाहिए थी उतनी सक्रिय नहीं हो पाती है, और मानसून ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो भारतीय मानसून के निष्क्रिय होने के लिए सबसे प्रमुख उत्तरदायी घटना किसको माना जाता है, अल नीनो को माना जाता है। तो अल नीनो का संबंध किससे है, पश्चिमी अवदाव से, और पश्चिमी अवदाव का संबंध जो अपन किसको बताते हैं, यहाँ पर बताते हैं पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है, पूर्वी अवदाव से, पूर्व दिशा से आने वाले भारतीय मानसून से। तो राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है, भारतीय मानसून। तो अल नीनो का सीधा सीधा जो संबंध होता है वो किससे बताया गया, भारतीय मानसून से, और इससे भारतीय मानसून क्या हो जाता है, निष्क्रिय। जबकि ला नीनो वाली परिघटना में भारतीय मानसून क्या होता है, सक्रिय होता है। तो दोस्तों ये थे अपने भारतीय क्लाइमेट से संबंधित अति महत्वपूर्ण 14 क्वेश्चन। इसी प्रकार अपन अगली क्लास में इसी प्रकार अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के ऊपर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसी क्लास को अपन आज यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में बेहतर क्वेश्चन के साथ। तब तक जीवन में इसी प्रकार हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में खूब मेहनत करिए, खूब अध्ययन करिए, और लगातार अपने कर्म पथ पर बढ़ते रहिए, क्योंकि दोस्तों इस सृष्टि में मेहनत का कोई पर्याय अवेलेबल नहीं है। थैंक यू।